तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉगरिथम, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से इसे समझ के चलना है हमें। और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, लॉग का जो यूज़ है केवल मैथमेटिक्स में नहीं है, कुछ बच्चे परेशान होते हैं केमिस्ट्री में भी, वहाँ पे भी इसका यूज़ है। तो इसलिए इस लॉग को हम पहले पढ़ के चल रहे हैं। और एक बात ये भी आपको ख्याल रखने की, ये जो लॉग टॉपिक है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन ना तो आपके 11th में है और ना आपके 12th में है, लेकिन क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे 11th और 12th में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम इसको शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक है, हम लोग 11th में हैं और मैथमेटिक्स का अगर कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक में हमें इंटरेस्ट कब आएगा, ख़ासतौर से मैथ्स में हमें इंटरेस्ट कब आएगा। मैथ्स में हमें इंटरेस्ट तब आएगा जब हम उसका ये जानते हो, उसका एक पर्पस जानते हो, उसका रीज़न ये जानते हो कि जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक इंट्रोड्यूस क्यों हुआ मैथमेटिक्स में, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे टॉपिक को कि ये कैसे आया, मैथमेटिक्स में क्या ज़रूरत हुई कि ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो कुछ इसी होप के साथ में शुरू करते हैं कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप हमें ज़रूर अपडेट करें, ठीक है। तो लॉग में हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक ऑफ लॉगरिथम से। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों को किस चीज़ का जवाब लेना है, हम लोगों को इस चीज़ का आंसर लेना है कि जो लॉग है वो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, राइट। क्या ज़रूरत हुई कि हमें लॉग को इंट्रोड्यूस करना पड़ा मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो कुछ फैक्ट से शुरू करते हैं, कुछ बिल्कुल एक बिगिनिंग से शुरू करते हैं इसको। देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है स्टेटमेंट, एनी एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी सिंप्लीफाइड, राइट। एनी एक्सप्रेशन, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जो फ़र्क है वो एक इक्वल टू साइन का फ़र्क है। अगर इक्वल टू साइन लग रहा है तो वो इक्वेशन है, और अगर इक्वल टू साइन नहीं लग रहा है तो वो एक्सप्रेशन है। तो यहाँ बात इक्वेशन की नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है, एक्सप्रेशन की। क्या बात हो रही है, एनी एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी सिंप्लीफाइड। अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वो सिंप्लीफाई हो भी सकता है और वो सिंप्लीफाई ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया, सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आप लोगों ने 9th में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आप फैक्टर करते थे, फैक्टराइजेशन का एक टॉपिक था जिसमें फैक्टर आप फाइंड करते थे गिवन एक्सप्रेशन के। तो वही चीज़ ये है कि सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। तो जो फैक्टर था वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कॉमन लेने की। अगर हमें उस एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है, टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम पहले कॉमन लें, राइट। और उसके आगे उसमें एक और पार्ट था, अगर याद आ रहा हो आपको, जो मिडिल टर्म था उसको हम लोग स्प्लिट करते थे, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करने में मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है या कॉमन आ रहा है। तो साफ दिख रहा है कि आपको यहाँ पर कॉमन है। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कॉमन लिया, साफ दिख रहा है एक्स यहाँ पर कॉमन है। तो एक्स कॉमन होने के बाद एक्स स्क्वायर में एक्स रहेगा और माइनस जो एक्स है वो आपका क्या बन जाएगा, 1। तो क्लियर है, कॉमन का मतलब होता है कि हम लोगों ने डिवाइड कर दिया इसको उस वैल्यू से। तो जब इसको डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर को तो एक्स बचा, और जब एक्स को डिवाइड किया है तो 1 आएगा, राइट। अब अगर हम कहते हैं कि एक स्टेप और आगे जाइए, तो इसमें आगे जाने को कुछ नहीं है, आपको इसी को आंसर कहना पड़ेगा। क्योंकि हम आगे क्या सोच सकते हैं, अगर हम इसमें आगे जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके वापस ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन, ठीक है। तो हम तो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो ये इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है। लेकिन सिंप्लीफाई हुआ, एनी एक्सप्रेशन मे और मे नॉट भी सिंप्लीफाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है कि सिंप्लीफाई हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई एक्स माइनस 5। अब यहाँ पर हमें इसके फैक्टर करने हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपने गौर किया कि यहाँ तो कुछ कॉमन भी नहीं है और मिडिल टर्म स्प्लिट तो दूर दूर तक नहीं है, राइट। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, हम इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या लिखें, इसको क्या सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि हम कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन निकालने बैठे तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, डाउट आ रहा है कि भाई क्या सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क।
तो इसे हमें कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है, जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर है। ये x माइनस 5 का x माइनस 5 ही रहेगा। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ये एक्सप्रेशन वो था जो सिंप्लीफाई हो गया और ये वो एक्सप्रेशन है जो सिंप्लीफाई नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो मैथमेटिशियन ने जो एक थ्योरम दी वो यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। क्या थ्योरम थी? एनी एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी सिंप्लीफाइड। तो ये समझ में आ रही है बात, राइट? इससे आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमारा चेंज हुआ है। ये स्टेटमेंट क्या है? ईच इक्वेशन हैज़ इट्स सोल्यूशन। मतलब जो अभी हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे वो कैसे थे कि उनमें अगर हो सकता है कि वो सिंप्लीफाई हो जाएं और हो सकता है वो सिंप्लीफाई ना हो, लेकिन अगर हम उन एक्सप्रेशन को इक्वेशन बना देते हैं तो इक्वेशन के लिए क्या बात कही गई है? ईच इक्वेशन हैज़ इट्स सॉल्यूशन। अगर कोई इक्वेशन बन गई है तो उसके सॉल्यूशन भी ज़रूर होंगे, राइट? बेशक वो एक्सप्रेशन के टाइम पे सिंप्लीफाई ना हो पा रहा हो, लेकिन अगर मैंने उसको इक्वेशन बना दिया है तो उसके सॉल्यूशन ज़रूर आएंगे। हो सकता है सॉल्यूशन कैसे हो सकता है सॉल्यूशन ऐसे हो कि आपकी आंखों को अच्छा ना लग रहा हो कि भाई ये कैसे हो सकता है, राइट? लेकिन सॉल्यूशन ज़रूर होंगे, ठीक है? तो एक एग्जाम्पल से इसे भी क्लियर करते हैं, राइट? यहाँ पर एग्जाम्पल से पहले एक और थ्योरम है, एक और स्टेटमेंट है जिसे हम बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 हैज़ 1 सॉल्यूशन। याद आ रहा है ना, हमने पढ़ा था अगर 1 डिग्री की इक्वेशन है तो उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हैज़ 2 सॉल्यूशन। 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन होंगे। एंड इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 हैज़ 3 सॉल्यूशन। और 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 सॉल्यूशन होंगे। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहेंगे, 4 डिग्री में 4 सॉल्यूशन रहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है? तो 2 स्टेटमेंट हमारे सामने हैं जिसको अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट है ईच इक्वेशन हैज़ इट्स सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन है तो डेफिनेटली उसके कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होंगे। दूसरा हमारा क्या स्टेटमेंट है? अगर जिस ऑर्डर की इक्वेशन है उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। 1 डिग्री की है 1 सॉल्यूशन, 2 डिग्री की है 2 सॉल्यूशन, 3 डिग्री की है 3 सॉल्यूशन, ठीक है? एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, हमने जो एक्सप्रेशन था, जो लास्ट स्लाइड में हमने जो एक्सप्रेशन देखा था उसी को हमने इक्वेशन बनाया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो आपको होपफुल कर रहा है कि इसके सॉल्यूशन ज़रूर होंगे, और जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो आपको पहले से ये एश्योर कर रहा है कि अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है तो सॉल्यूशन 2 ही आएंगे, ठीक है? देखते हैं। तो इसके फैक्टर तो बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे जो हमने पहले सीखा था। x कॉमन आएगा और x कॉमन आकर के x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर यहाँ पे हो रहे हैं, 1 इज x एंड अनदर इज x माइनस 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द प्रोडक्ट इज 0 एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द नंबर इज 0। दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है? 0। तो अब सोचिए, अगर कोई 2 नंबर आपको दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो ज़रूर उनमें से कोई ना कोई एक नंबर 0 रहा होगा। श्योरली एक नंबर वहाँ पे क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। तो यहाँ पर x एक वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। तो हम यहाँ पर इस बात को गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि x ही 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा। तो अगर इस तरीके से वेरिएबल में फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम सारी चॉइस लेकर के चलते हैं, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो क्लियर है, यहाँ पर दोनों बातें हो सकती हैं कि जो x है वो भी 0 हो और x माइनस 1 ये भी 0 हो। तो इस तरीके से यहाँ से x की 2 वैल्यू हमारी निकल रही हैं। एक वैल्यू क्या है? 0 और एक वैल्यू क्या है? 1, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 लगाता हूँ तो भी ये सेटिस्फाई करता है और x की जगह पे 1 लगाता हूँ तो भी ये सेटिस्फाई करता है। इसी को तो सॉल्यूशन कहते हैं कि जो वैल्यू है उसको हमने इक्वेशन में पुट किया और अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है तो वो उसके सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे भाई दोनों बातें क्लियर हो गई कि एक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन भी आए और जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने उसके सॉल्यूशन आए, ठीक है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये भी आपका जो लास्ट स्लाइड में जो हमने एक्सप्रेशन लिया था उसी को हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया, x माइनस 5 इक्वल टू 0। वहाँ पे क्या हो रहा था? हम
पेन को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे थे, हम एक स्टेप भी मूव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम क्या सिंप्लीफाई करें। लेकिन यहाँ पर हर बच्चे के चेहरे पर स्माइल है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और अब तक तो आपने बता भी सोच भी लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 5। तो गौर किया आपने कि जो एक्सप्रेशन में सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको इक्वेशन बनाया इमीडिएट उसने अपने सॉल्यूशन दे दिए। और 1 डिग्री का है तो 1 ही यहाँ पर सॉल्यूशन आया। ठीक है, बहुत कॉमन बात है, बहुत सिंपल बात है, लेकिन इससे हम धीरे धीरे लॉग को समझने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात, आगे बढ़ें, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम कुछ नए एग्जाम्पल और लेते हैं, उन एग्जाम्पल से हम लोग लॉग समझने की कोशिश करेंगे कि हमने कहा लॉग को कैसे समझना है, किसी भी टॉपिक को कैसे समझना है, हमें ये देखना है कि उस टॉपिक की ज़रूरत क्या हुई। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3। सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन है ना, इक्वल टू साइन लग रहा है, तो इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई ये तो कोई भी देख के बता देगा। वेरिएबल क्या है, x, तो इसका मतलब, इसके सॉल्यूशन का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो ये जो लिख रहा है आपका पावर के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको अभी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप गौर करिए कि एक वैल्यू नीचे है और एक वैल्यू हवा में है, हवा में लटकी हुई है ना। तो 2 जो है वो बिल्कुल ग्राउंड पे है और जो 3 है वो हवा में लटका हुआ है। तो जो वैल्यू नीचे होती है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और जो वैल्यू ऊपर होती है उसको हम लोग पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट, पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो क्लियर है कि ये दोनों आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं और दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो आपने गौर किया भाई बेस इक्वल है, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, बेस इक्वल है, तो कन्फर्मली दोनों का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो इंडेक्स है, वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बहुत जल्दी से हमने इस आंसर को बता दिया कि यहाँ जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, बेस अगर इक्वल हैं तो आंसर यहाँ पे 3 आने वाला है। क्लियर है, बेस अगर इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल गिवन हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल हमने लिया सॉल्व x रेज टू द पावर 5 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब आपने यहाँ पे क्या गौर किया, आपने गौर किया कि वंस अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर गिवन और दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब आपने देखा कि बेस इक्वल है या फिर एक्सपोनेंट इक्वल है। तो आपने देखा भाई बेस तो अनइक्वल है, क्योंकि एक साइड x है और एक साइड 2 है, लेकिन जो पावर है, जो इंडेक्स है, जो एक्सपोनेंट है, गौर करिए वो कैसा है, इक्वल। तो अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा, बेस इक्वल होगा, और अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा। ठीक है, जानते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें, राइट। तो क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आगे। और उस एग्जाम्पल पे भी हम इन दोनों बातों को प्रूफ करेंगे। एग्जाम्पल है सॉल्व 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2। तो क्लियर है, x का वैल्यू आपको निकालना है। बहुत जल्दी से आपने कहा कोई बात नहीं, या तो बेस इक्वल रहा होगा या फिर एक्सपोनेंट इक्वल रहा होगा, बट जब आपने गौर से देखा तो मायूसी हुई। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो भी अनइक्वल है और जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो भी अनइक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट जो एक सोच आ रही है, जो दिमाग में चल रहा है, वो क्या चल रहा है कि इसके तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर हमारी नज़र किस पे जाती है, जो रेड कलर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो चीख चीख के क्या कह रहा है, ईच इक्वेशन हैज़ इट्स सॉल्यूशन। अगर इक्वल टू साइन लग गया तो फिर सॉल्यूशन ज़रूर होंगे, चाहे वो हमारी आंखों को अच्छे लगें या ना लगें। तो भाई अगर एक थ्योरम है और वो थ्योरम आपको क्लियर है, जो बिल्कुल 100% थ्योरम, मतलब मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया वो, राइट। किसी मैथमेटिशियन ने बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद एक रिसर्च निकाला कि भाई ये चीज़ हमेशा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी मैथमेटिक्स में, तो वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को तो झुटलाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि अब सबके लिए चैलेंज हो गया कि भाई अगर ये बात डिक्लेयर हो चुकी है कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो फिर हमें फाइंड करने पड़ेंगे, राइट। कैसे फाइंड करेंगे? तो जितना भी मैथ्स अब तक का था
वो सारा का सारा फेल हो गया। लेकिन इस रेड स्टेटमेंट की वैल्यू को बचाने के लिए, इस स्टेटमेंट को ट्रू रखने के लिए हमने यहाँ पर मैथ्स में एक नई चीज़ सीखी। वो क्या है, इस x का अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस x को ज़मीन पे लेके आइए, 5 को इसके पास से हटा दीजिए, 5 को रिमूव कर दीजिए। जैसे बेस हटाएंगे जो हवा में चीज़ है वो नीचे आ जाएगी, तो x नीचे आ गया, राइट। तो लेफ्ट साइड में क्या करना है, बेस हटाना है और पावर नीचे आ जाएगी। और राइट साइड में क्या करना है, इस वैल्यू से पहले लॉग लगाना है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी। देखिए हमें क्या करना है, हमें 5 को हटाना है, 5 को हटाएंगे, x नीचे आ गया। और ये जो वैल्यू है 3⁻², ये क्या है, ये 9 लिखा हुआ है। और इससे पहले क्या लगा देंगे आप, इससे पहले आप लगा देंगे लॉग। हो गया लॉग का जन्म। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही है कि सर मुझे x भी दिख रहा है, मुझे 9 भी दिख रहा है, लेकिन उस 5 का क्या हुआ जो वहाँ से गायब हुआ है। तो 5 वहाँ पे किसका काम कर रहा था, बेस का। तो जो उसका जॉब प्रोफाइल, जो उसका डेजिग्नेशन वहाँ था, वही उसका यहाँ भी रहेगा। यहाँ पर ये इस जगह पे आपको नज़र आएगा। और ये जगह लॉग के लिए किसकी होती है, बेस की। अगर मैं इस लॉग को रीड करूँ तो इसको कैसे रीड करा जाएगा, log 9 बेस 5, log 9 बेस 5। क्लियर है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि अगर हमारा दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखा है, बेस अनइक्वल है और जो पावर है वो भी अनइक्वल है, और हमें वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें आपका वेरिएबल है वहाँ से हम लोग बेस को रिमूव कर देंगे, राइट। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उससे पहले हम लोग लॉग लगा देंगे, और जो बेस हमने रिमूव किया है वो हम लॉग के साथ यहाँ पर रख देंगे। क्लियर है। अब दूसरी बात समझिए, देखिए कुछ बच्चे आगे चल के क्या मिस्टेक कर जाते हैं, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक कर जाते हैं। ये भी शायद मैंने बड़ा लगा दिया, जब आप इसको एक फ्लो में लिख रहे होंगे, इतना लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे और ये 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये गलती से आप इसे कभी 59 पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे। तो शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए आपको याद रखना है कि जो आप लॉग बना रहे हैं उसमें आप जी को थोड़ा सा नीचे लेके आइए। शुरुआत में आपकी आंखों को अच्छा लगे, आप कहेंगे दूसरा कोई क्या सोचेगा, दूसरे को सोच नहीं दीजिए। आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको अपनी फिक्र करनी है। तो क्लियर है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कौन बेस है और कौन वैल्यू है। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो इसको समझ लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हमने यहाँ पे किया। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ये x इक्वल टू, इससे पहले आपने लॉग लगा दिया और ये 5 आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप इस लॉग को नीचे तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये टाइपिंग है, टाइपिंग में आप खुद देख लीजिए, टाइपिंग में 5 यहाँ आ रहा है। जब आप जल्दबाजी करेंगे तो इस 5 को कभी ना कभी आप 9 के आगे लगा देंगे। ठीक है, तो मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो भाई ये वाली बात समझ में आ गई कि लॉग हमारा कब आया, कैसे आया। इस जो स्टेटमेंट है इसकी एग्जिस्टेंस खतरे में आ गई, और इसकी एग्जिस्टेंस को खतरे से बाहर निकालने के लिए, डेंजर जोन से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने लॉग को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। इसमें आगे चलते हैं। लॉग आ चुका है, अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस पे, लॉग में हम इंटरेस्ट दिखाएंगे। हम अब सीधे सीधे फोकस करेंगे लॉग के बारे में कि लॉग आ गया। अब इस लॉग के बारे में और समझते हैं कि इसकी अपनी और क्या खासियत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका रिवर्स प्रोसेस समझ रहे हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नज़र आएगा, कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर ऐसा लिख रहा है तो क्लियर है कि हमें क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। और अगर लॉग के साथ लिखा हुआ है तो हमें लॉग को रिमूव करना है, राइट। तो अब लॉग रिमूव कैसे होगा, समटाइम क्या होगा। देखिए मैथमेटिक्स कैसा अजीब सी हम लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है कि कभी किसी चीज़ को लगाना सीखिए और कभी किसी चीज़ को रिमूव करना सीखिए। तो इसको हम लोग हटाना सीखते हैं भाई। जब हमने यहाँ पर लॉग इंट्रोड्यूस किया था तो हमने बेस से ही छेड़छाड़ करी थी, तो यहाँ भी हमें बेस से छेड़छाड़ करनी है। अगर हमने इसका बेस छीन लिया था
तो इसकी जो पहचान है वो मिट गई थी। जो 5 रेज़ टू द पावर x में इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो पहचान थी वो चेंज हो गई थी। इसी तरीके से अगर मैं log का बेस छीन लूँगा, अगर मैं उसकी बेस वैल्यू वापस ले लूँगा तो log का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो? log का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसका log ये 5 छीन लेता हूँ तो लेफ़्ट साइड में मुझे केवल और केवल 9 नज़र आएगा। तो राइट साइड में क्या होगा अगर लेफ़्ट में चेंज हुआ है? तो राइट में ये जो बेस है वो राइट साइड में बेस का काम करेगा। क्लियर है? राइट साइड में वो बेस का काम करेगा। ये बात समझ आ रही है? अगर मुझे लॉग रिमूव करना है तो भी मुझे बेस हटाना है। लॉग रिमूव होकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म रिमूव होकर के लॉग फॉर्म बनाती है। क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा सा स्लाइड पे समझ लेते हैं। 9 इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर x। तो इस चीज़ को रिवाइज करते हैं कि ये वाला बेस के साथ क्या हुआ और ये वाले बेस के साथ क्या हुआ। एक्सपोनेंशियल का बेस कहाँ चला गया? लॉग के साथ। एक्सपोनेंशियल का बेस लॉग के साथ चला गया और लॉग का बेस कहाँ चला गया? एक्सपोनेंशियल के साथ। ये याद रहेगा, जो एक्सपोनेंशियल का बेस है वो लॉग के पास चला जाता है और जो लॉग का बेस है वो एक्सपोनेंशियल के पास चला जाता है। ठीक है? तो ये छोटी सी बात है। अब इसी पे हम थोड़ा सा और समझते हैं और आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी हमने आपसे पहले डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक बार और अच्छे से समझेंगे। ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। राइट? एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू से इक्वेट हो रही है, उसकी वैल्यू n के बराबर है। तो यहाँ जो a है, राइट, जो आपको क्लियर है कि जो a है ये क्या है? ये आर्बिटरी कांस्टेंट है। वेरिएबल तो केवल x है, आर्बिटरी कांस्टेंट है। क्लियर है ना? कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक कौन सा होता है फिक्स्ड कांस्टेंट और एक कौन सा होता है आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं इस a की जगह पे e ले सकता हूँ, मैं इस a की जगह पे b ले सकता हूँ। राइट? लेकिन इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो यहाँ पर a के बारे में कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। राइट? क्या होनी चाहिए कि जो a है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। और जो x है अभी हमने समझाया था उसके कुछ एक से ज़्यादा नाम होते हैं। जो x है उसको पावर कह सकते हैं, उसको इंडेक्स कह सकते हैं और उसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। और जो हवा में लटकी हुई है उसको आप पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है? थोड़ा और समझते हैं इस a के बारे में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट है कि जो बेस वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और ज़ीरो भी नहीं होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी। लेकिन एक कंडीशन और है बड़ी इंटरेस्टिंग, जिस पे यकीन नहीं होगा, कि a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। राइट? तो ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको थोड़ी देर के लिए शांत रखिए। हम ये सारी बातों के जवाब लेंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए। राइट? लेकिन हम कभी भी, ये हम प्रॉमिस करते हैं, कभी भी हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि इस स्टेटमेंट को रट लीजिए। हर चीज़ का हम आपको रीज़न देंगे कि ऐसा क्यों मना हो रहा है और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा क्यों होगा। ठीक है? इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्लियर हो चुका है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो a होता है उसे बेस कहते हैं और जो पावर होती है उसे पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। और जो बेस होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। राइट? और कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। राइट? आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल के बाद दूसरी फॉर्म कौन सी आती है? लॉगरिथमिक फॉर्म। दूसरी फॉर्म आती है लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है? इसको भी हम लोग देखते हैं। अभी तो हमने केवल ये देखा था आया कैसे, अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर log n बेस a कैसे पढ़ते हैं? log n बेस a, और ये वैल्यू हमने किसके बराबर रख रखी है? x के बराबर। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से कंसंट्रेशन के साथ हमें समझना है। कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट हमने दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। राइट? जो हमें 1 बाय 1 समझने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट नोट है, मैथमेटिकली n इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x इज सेम एज log n बेस a। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा? याद आ रहा है ना?
अगर मुझे यहाँ पर इस x का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले log लगाएंगे, इससे पहले n से पहले log लगाएंगे और ये जो a है ये उस log का बेस बन जाएगा। तो ये कन्वर्ट होकर ये बन जाता है। और अगर मुझे यहाँ से log हटाना है तो क्या करेंगे, बेस हटाएंगे और x को दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, a रेज़ टू द पावर x, और लेफ्ट साइड में क्या रह जाएगा, n। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया मैथमेटिकली n इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x इज सेम एज log n बेस a इक्वल टू x। और यही स्टेटमेंट है जो हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा log को सॉल्व करने के लिए। तो याद रखना है, चाहे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आप ऐसे लिख दीजिए, और अगर ऐसे लिख रहा है तो आप इमीडिएट उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका पहला नोट हो गया। सेकंड नोट पे आते हैं। सेकंड है log n बेस a इज डिफाइंड। ठीक है, ये वर्ड परेशान कर सकता है, लेकिन इसका ही सिंपल सा मीनिंग होता है कि गिव्स रियल वैल्यू। log n बेस a इज डिफाइंड व्हेन n इज greater than 0, when n is greater than 0, a is greater than 0 and a not equal to 1। दोबारा देखिए, log n base a, log n base a gives real value। ये रियल वैल्यू कब देगा, जब ये रियल वैल्यू देगा तो उसको गिव्स रियल वैल्यू की जगह पे क्या बोला जाएगा, डिफाइंड। तो log n बेस a डिफाइंड मतलब रियल वैल्यू कब देगा, जब आपका जो n है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। जो n की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। और a कहाँ पर है, इसके बेस में। जो बेस है ये a तो याद करिए वही है जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ा था, तो अगर वही है तो वही प्रॉपर्टी रखेगा। a क्या पढ़ा था, पॉजिटिव होना चाहिए, और a 1 नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है। तो अगर हम कभी भी किसी वैल्यू का लॉग ले रहे हैं, अगर हम लॉग का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें दो बातों का ख्याल रखना है कि ये जो n है इस जगह पे हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, और ये जो a है यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आएगी लेकिन कभी भी 1 नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, log n बेस a विल गिव अस अ यूनिक वैल्यू। इस n की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस कंडीशन क्या है कि वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। आप 1 ले सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं, आप 3 ले सकते हैं, आप 3.1 ले सकते हैं, आप √3 ले सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हैं। रियल वैल्यू समझ में आ रहा है। रियल वैल्यू तो आपको याद होगा क्या होता था रियल वैल्यू। रियल वैल्यू को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। इसमें दो तरह की वैल्यू होती हैं, कौन कौन सी, रेशनल और इरेशनल। और इन सारी वैल्यूज़ का कलेक्शन आपका रियल नंबर कहलाता है। लीस्ट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो के लेफ्ट में चलते चले जाइए, कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनेटिव। लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो के राइट में चलते चले जाइए, कहाँ तक जाएंगे, प्लस इन्फिनेटिव। तो रियल नंबर की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के प्लस इन्फिनेटिव। क्लियर है। तो यही लिखा हुआ है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, अगर आप लॉग में इस वैल्यू को बदलते जाएंगे तो हर बार आपको जो रिजल्ट है वो x की जो वैल्यू है वो कैसी मिलेगी, यूनिक मिलेगी। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, log n बेस a विल गिव अस अ यूनिक वैल्यू। n की वैल्यू बदलेंगे तो कभी भी दो n के लिए log की वैल्यू सेम नहीं आएगी। n की डिफरेंट वैल्यू के लिए log की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है log ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो हम पहले ही जानते हैं, हमने यहाँ पे क्या दिया था कि अगर हम n को इस जो आपकी करेक्टरिस्टिक, ये जो आपका इसके बारे में दे रखा है n इज़ ग्रेटर देन 0, अगर इससे कुछ और लेते हैं, इससे कुछ अलग हट के लेते हैं, कुछ सोचते हैं तो एरर आएगा ही। क्लियर है। तो हमने इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो नहीं करेंगे, यही लिखा हुआ है कि log ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इसी बात पर है आपका, लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स आर नॉट डिफाइंड। ये तो हम जानते ही हैं, अगर हम लॉग में n की जगह पे नेगेटिव लेंगे या 0 लेंगे, दोनों ही कंडीशन में हमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइंड, इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने आपको कहा कि जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हमने फर्स्ट पॉइंट अभी पढ़ा था
क्या पढ़ा था, n रेज टू द पावर x का मीनिंग वही है जो log n बेस a इक्वल टू x का है। ये जो दोनों साइड, बोथ साइड जो एरो है, ये क्या कहता है कि आप इस स्टेटमेंट को ऐसा कह लीजिए या इसको आप ऐसा कह लीजिए। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं और आप इसको ये भी कह सकते हैं। तो यही हमने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है केवल क्या है, नज़रों का फेर है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है n की और ये लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा सा और बढ़ाइए क्योंकि लॉग आपका स्टार्ट हो चुका है, अब हमें लॉग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए यही चीज़ जो हम आपसे कह रहे हैं, यही बात हमने वर्ड्स में यहाँ पे लिख दी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल लिया हमने इसके लिए, ये कौन सा फॉर्म लिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहा है या फिर ये लॉग फॉर्म लिख रहा है। भाई इतना थोड़ी सोचना है, आपने देखा लॉग तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा, तो अगर लॉग नहीं दिख रहा तो ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट। तो आपका लिखा हुआ है 81 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4, इसे मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है। क्या करना था, इसका बेस छीनिए, 81 से पहले लॉग लगाइए और उसको बेस 3 दे दीजिए। नहीं आया, देखो 4 इसका बेस छीन लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग लगा दिया और उसमें बेस हमने क्या दे दिया, 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 64 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। क्या किया हमने, यहाँ से बेस छीना, यहाँ लॉग लगाया और लॉग को बेस दे दिया 2। तो क्लियर है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा log 64 बेस 2 इक्वल टू 6। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए और देखिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जो हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, इफ log x माइनस 1 बेस 2, याद रखना है कैसे पढ़ते हैं, log फिर n पढ़ते हैं और फिर a पढ़ते हैं। तो log x माइनस 1 बेस 2 इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब है ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ये एक वैलिड है, इसकी जो लॉग की प्रॉपर्टी है उन सबको अगर ये फॉलो कर रहा है, मीनिंगफुल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसकी वैल्यू हमेशा x की, आप ऐसी वैल्यू बताओ कि x की वैल्यू में ऐसी कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ जिससे कि ये हमेशा कैसी वैल्यू दे, रियल वैल्यू दे, ठीक है, मीनिंगफुल रहे। तो आप ये सोचिए, आपसे पूछा जा रहा है कि x की किस किस वैल्यू के लिए ये मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है। तो आपने कहा, सोचा आपने कि ये जो लिख रहा है ये log n बेस a लिख रहा है, और log n बेस a मीनिंगफुल कब होता है, जब उसके n से रिलेटेड क्या होता है, जो उसका n है, जो यहाँ पर x माइनस 1 है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं आपको कि अगर किसी क्वेश्चन में मीनिंगफुल लिख रहा है तो हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में वो मीनिंगफुल की जगह पे क्या लिख दे, डिफाइंड, कि इफ़ log इज डिफाइंड। और वो ये भी कह सकता है कि इफ़ log गिव्स रियल वैल्यू। तो मीनिंगफुल का मतलब क्या है, मीनिंगफुल का मतलब है डिफाइंड है, और डिफाइंड का मतलब क्या है, गिव्स रियल वैल्यू। इसका मतलब x की आपको वो सारी वैल्यूज़ बतानी है जिनको मैं इसमें पुट करूं और log हमेशा रियल वैल्यू दे, हमेशा डिफाइंड हो, हमेशा मीनिंगफुल हो, ठीक है, इस तरीके से। तो क्लियर है, हमने यहाँ पे क्या लिया कि जो x माइनस 1 है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। और ये क्या लिख रहा है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज, अगर मैं इस 1 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि x की बहुत सारी वैल्यूज आ गई, 1 से लेके राइट साइड चलते जाइए, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटिव तक। तो हमारे पास यहाँ पर x की इनफाइनाइट चॉइस हो गई कि आप 1 से बड़ी वैल्यू, 1 नहीं लगाना है, 1 से बड़ी वैल्यू 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले बताया ना था कि 0 लगाना मना है n की जगह पे। तो क्लियर है कि 1 से बड़ी वैल्यू आप लगाते जाइए और हर बार आपको वो मीनिंगफुल रिजल्ट देता जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 टू इन्फिनिटिव हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें
ये जो आपका 2 लिखा हुआ था ये a की जगह था, इसको डिस्कस करने का कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि जो a है वो किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए मीनिंगफुल होने के लिए, वो करना चाहिए कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। तो 2 है तो 2 साफ आपको पता है कि 2 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, और 2 है तो मतलब ही नहीं कि वो 0 है। इसलिए हम यहाँ पर ये भी हम गौर करके चल रहे हैं, हमें यहाँ पे 2 लिख रहा है लेकिन हमें यहाँ पर गौर करना है, सिर्फ n को नहीं करना, हमारा कॉन्सेंट्रेशन a पर भी रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। लॉग आपको दे रखा होगा और उसका वैल्यू आपसे पूछा होगा, किसी वैल्यू का लॉग दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस वैल्यू का लॉग है, या इस वैल्यू का अगर हम लॉग लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ऑन वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। इसका मतलब है कि आपको क्या दे रखा होगा, एक वैल्यू होगा, उसका लॉग आपको गिवन होगा और ये कहा जाएगा कि अगर इस वैल्यू का लॉग लेते हैं तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से, इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग 125 बेस 625। लॉग 125 बेस 65, इसका मतलब लॉग का हमने किसका लॉग लिया हुआ है, 125 का, लेकिन किस बेस के साथ लिया हुआ है, 625, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वैल्यू को हम x के बराबर कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट जो हमने रखा वो यही रखा, लेट लॉग ऑफ दिस इक्वल टू x, मीन्स नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लियर है कि मुझे अगर लॉग का वैल्यू चाहिए तो लॉग को रिमूव करना पड़ेगा, और लॉग हटाने के लिए क्या होता है कि इसका बेस हम लोग छीन लेंगे। जैसे ही बेस छीनेंगे वो किस साइड आ जाएगा, राइट साइड, और लेफ्ट साइड में केवल क्या रह जाएगा, 125। ठीक है, हम ये जो प्रोसेस है क्या करने जा रहे हैं, लॉग n बेस a इक्वल टू x अगर लिखा हुआ है तो हमेशा किसके बराबर होगा, a रेज टू द पावर x इक्वल टू n। तो ये वाली बात हम बार बार आपको बता रहे हैं कि आप डायरेक्टली इसको a रेज टू द पावर x के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये लॉग के फॉर्म में लिख रहा है तो हम इसको डायरेक्टली a रेज टू द पावर x लिख सकते हैं। a मतलब 625, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 625 रेज टू द पावर x। क्लियर है, तो 125 और इक्वल टू में आ गया 625 रेज टू द पावर x। x का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो जो x का वैल्यू फाइंड करना है उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों साइड, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होनी चाहिए। और याद आ रहे हैं वो क्वेश्चंस, अगर बेस हम इक्वल कर लें, जब इनके बेस हम इक्वल कर लेंगे तो इनकी पावर को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू पावर में आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इनके बेस को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है 125 को हम फैक्टर में 555 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 625 को भी हम अगर 5 को 4 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 625 मिलेगा। तो हमने बेस क्या बना लिया लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ हो गया 5 रेज टू द पावर 3 और यहाँ हो गया 5 रेज टू द पावर 4, और मल्टीप्लाई हो रहा है x से। क्लियर है ना, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो बेस है वो इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू क्या होगा, 3, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। समझ में आया। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको सबसे पहले अगर आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, डिटेल में समझ रहे हैं, तो आप उसको लेट x कर रहे हैं, राइट, ये वाली चीज़ आप लिख रहे हैं और फिर उसके बाद उसमें आपने अप्लाई कर दिया। और अदरवाइज आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि लॉग लिख रहा है तो इसे a की पावर x में हम सीधे लिख देंगे। तो डायरेक्टली आप कहाँ पे आ गए, यहाँ से आप सीधे यहाँ पे आ गए। ये कुछ नहीं लिखना है, जब आप इसको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये केवल तब तक आपको लिखना है जब तक प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 2401 बेस 343। वही प्रोसेस जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, x। तो सबसे पहले हमने इस वैल्यू को x कंसीडर कर लिया। अब कौन सा वाला रूल लगाना है, वही रूल जो हमने अभी पहले पढ़ा था। अभी जब तक ये हमें अच्छे से दिमाग में सेट ना हो जाए तब तक हम इसको बार बार लिख रहे हैं। रूल क्या है कि अगर log n बेस x, log n बेस a इक्वल टू x लिख रहा है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू a रेज टू द पावर x। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिख दिया, n मतलब 2401 लेफ्ट साइड रह गया और ये वैल्यू यहाँ पर बेस में आ गया।
इसके बाद क्या करते थे, दोनों साइड में जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनके बेस आपको सेम करने थे। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेस हम सेम कर रहे हैं। अब 2401 को देख करके थोड़ा सा डर लग रहा है, ये लग रहा है कि अरे यार बड़ा टाइम लेगा, सोचना पड़ेगा, छोड़ दीजिए उसको। आपको क्लियर इक्वल टू साइन है तो जो बेस इधर आएगा ऑटोमेटिकली वो बेस उधर आएगा। तो आपने 343, आपका थोड़ा छोटा नंबर है, तो आपको पता है ये क्या है, ये होता है 7 का क्यूब। 7 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 343। तो अगर बेस इधर 7 आ रहा है तो बेस उधर भी 7 आएगा। और 343 को अगर आप एक बार और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2401, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 7 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा, 4, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, 7 रेज़ टू द पावर 3, और वो 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आपकी पावर है x से। तो यहाँ पर आपने गौर किया, जो बेस है वो बेस के बराबर है, तो एक्सपोनेंट को बिना देरी करे हमने एक्सपोनेंट के बराबर कर दिया, और x का वैल्यू हमें साफ दिख रहा है, कितना आ गया, 4/3। क्लियर है ना, बहुत आसानी से ये हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9√3 बेस 1/3। देखो यहाँ हमने आपसे कहा था ना, कोई भी हमें तैयार रहना है कि कोई भी रियल नंबर आ सकता है, रैशनल इरेशनल, तो एक रेशनल वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन की शक्ल कैसी भी हो, अगर हमने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो हमें अपने टीचर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे टीचर ने जो हमें पढ़ाया है वो सब कुछ पढ़ा दिया है, राइट। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस रख करके ये क्वेश्चन कैसा भी हो, ये हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, वो हमसे सॉल्व हो जाएगा। मूवी देखी थी कौन सी वाली, जिसमें कहता था ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो ऐसे ही करना है हमें, ऑल इज वेल, ठीक है, घबराना नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या कंसीडर किया, हमने इसको x कंसीडर किया। क्या लिखा हुआ है, log n बेस a, क्या बन जाएगा, a रेज़ टू द पावर x। फिर से लिखा हमने, जब तक लिखेंगे जब तक कि आपको ये नहीं लगेगा हाँ सर अब तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है। तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 9√3, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू बेस में आ जाएगी, ये हो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या है, दोनों साइड के बेस सेम होने चाहिए। इसको तो हम जितना निचोड़ सकते थे हमने निचोड़ दिया, इससे आगे नहीं जा सकते। 1/3, यहाँ पर 3 की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। ये जो लिख रहा है, ये लिख रहा है 3 रेज़ टू द पावर 2, और ये लिख रहा है 3 रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेस जो आ रहा है वो 3 जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 3 रेज़ टू द पावर -1, और -1 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 रेज़ टू द पावर -x हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने यही कर दिया, 3 रेज़ टू द पावर -x, 9 को लिख दिया 3² और √3 को लिख दिया 3 रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। 3 रेज़ टू द पावर 2 + 1/2 इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर -x, राइट। दोनों तरफ के बेस सेम है, और हमने क्या करा, पावर को इक्वेट कर दिया। टू प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2। दोनों के बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दी, 5/2 इक्वल टू -x, x इक्वल टू कितना आ गया, -5/2। तो यहाँ जो आंसर है वो हमारा कितना हुआ, -5/2, ठीक है। थोड़ा सा परेशानी लग रही थी कि कहीं परेशानी होगी हमें, लेकिन हमने आपसे कहा ऑल इज वेल, कुछ परेशानी नहीं होनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8, और दोनों का बेस क्या है, 2। थोड़ा सा डर लगा लेकिन हो जाएगा, राइट। बहुत स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला क्या सीखा है, पहले ये सीखा है हमने कि हम इसको x मान लेते हैं, हम इसको x कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। घबराना नहीं है, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को सोचना है कि क्या कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहते थे n, और ये जो लिख रहा है, ये लिख रहा है log बेस a, और ये लिख रहा है x। तो आपको क्या लिखना है, इधर की साइड क्या रह जाएगा, n, और इधर की साइड क्या आ जाएगा, a रेज़ टू द पावर x, ठीक है। तो n क्या है, ये, तो इसका मतलब जो इसे हम n कह रहे हैं
वो यहाँ पे रह जाएगा और जो a है, जो 2 है, वो इधर आ जाएगा। समझ में आ रही ना बात? अब तो आपका ये वही क्वेश्चन बन गया भाई, जो प्रॉब्लम हमें लग रही थी वो फर्स्ट स्टेप पे लग रही थी, लेकिन अब तो क्लियर है। अब तो ये हमारी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझे हम स्लाइड से? क्लियर है? तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दी, n = a raised to the power x में लिख दिया। तो यहाँ पर ये वाला जो 2 है ये इसका बेस बन गया, ये वैल्यू n था, ये यहीं पे रहेगा। अब वापस हमने फिर दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये 2 इसका बेस बन जाएगा, उधर 16 रह जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। और देखो पावर को आप लगातार मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो पहले इस पावर को मल्टीप्लाई किया तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या रह जाएगा, 4 raised to the power x। भाई पावर को जैसे अगर पावर में भी लिख रहा है तो घबराना नहीं है, सबसे नीचे वाली पावर को मल्टीप्लाई करिए, एक पावर कम हो जाएगी। तो जब आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो ये कितना, सॉरी, ये जो 2 है ये अंदर वाले 2 के ऊपर पावर आ जाएगा। इस पावर को मैंने अंदर ले लिया, इसको मैंने बाहर रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 raised to the power x। और यहाँ पर ये 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि राइट साइड में बेस 4 हो रहा है, तो लेफ्ट साइड का बेस तो हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है, 4 raised to the power 2। समझ में आ रहा है? ये बन जाएगा, आपके बेस सेम है तो आपने एक्सपोनेंट को इक्वेट कर दिया, एक्सपोनेंट इक्वेट करके क्या बन गया, x = 2। और देखिए आंसर आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नेचर चेंज हुआ क्वेश्चन का, बट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सीन नहीं है, क्योंकि x इज गिवन। आपको x का यहाँ पर जो x दे रखा है, इसी x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आपको यहाँ पे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मुझे इस x को जो किसके पंजों में जकड़ा हुआ है, लॉग के पंजों में, ठीक है, तो सॉरी, तो उसको मुझे यहाँ पर हटाना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को 7 की साइड शिफ्ट करते हैं। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया 7 की साइड, तो राइट साइड में क्या रह जाएगा बच्चों, राइट साइड में रह जाएगा 4। ठीक है, क्या लिख रहा है, लॉग के फॉर्म में लिख रहा है, किस में कन्वर्ट कर देंगे, a raised to the power x, a is √5। तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा √5 base 4, सॉरी √5 raised to the power 4। याद करो हमने वी नो दैट और वगैरह वगैरह अब लिखना बंद कर दिया, क्योंकि हमें उम्मीद है सेट हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली x = n = a raised to the power x, n is x, a is √5 और raised to the power 4। क्लियर? इसको बस सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर आ गया। भाई आपको आंसर को वहाँ पे छोड़ना है जहाँ पे वो अपनी बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, उससे आगे उसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 5 raised to the power 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 से 4 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, राइट। तो कितना रह जाएगा, 5 raised to the power 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 25। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दे रखा है डबल लॉग है, दोनों के बेस अलग अलग हैं और ये वैल्यू 1 के बराबर है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। x को फिर दोबारा से किसके पंजे से छुड़ाना है, लॉग के से, दो लॉग हैं, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में लिखना है, ये n लिखा हुआ है और ये a, तो ये n यही रह जाएगा और 3 raised to the power 1 हो जाएगा। उम्मीद है अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। लॉग हटाया, n इसका यहीं पे रह गया, ये जो 3 है ये यहाँ पावर में आ गया, फिर लॉग हटाया, अब यहाँ पे ये लॉग हट जाएगा, ये 5 इसके बेस में आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 5 raised to the power 3। और क्लियर, ये x का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 125। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक 2 लॉग चल रहे थे, अब 3 लॉग आ गए, 3 लॉग आ गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, वही 3 स्टेप्स में लॉग हटाना है आपको। अब तो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 4 raised to the power 0 हो जाएगा, क्योंकि ये n आपका इधर ही रह जाएगा। 4 raised to the power 0 और किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू कितना होता है, 1, ये तो हमें पता है। फिर दोबारा से
इसको a रेज टू द पावर x में लिखना है तो n इधर ही रह जाएगा और 3 रेज टू द पावर 1 हो जाएगा। फिर दोबारा से यहाँ पर इसको a रेज टू द पावर x के फॉर्म में लिखना है तो ये 2 बेस में आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 और आंसर कितना हो जाएगा 8। तो देखिए स्पीड बढ़ गई ना हम लोगों की, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, ठीक है।